जैसे कि टॉपिक आपको पता ही है, हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है SC/ST एक्ट। चालू करते हैं इसको अपने। अभी हम एक्ट नहीं बता रहे, एक्ट के आपको समा बांध रहे हैं एक्ट का कि एक्ट क्या है। अपराध तो आप सभी जानते हैं इसमें क्या होंगे। देखो, उस स्थान में रहने वाले निवासियों पड़ोस के लोगों को अर्थ में समझना चाहिए सार्वजनिक दृष्टि। एक अधिकतर केसेस क्या आते हैं कि जी मुझे इसने जो है मोहल्ले में इसने मुझे मेरी जाति कह के मेरा अपमान किया, मुझे गाली दी और कहा कि फलानी बरादरी का साले तू, यही इस तरीके से इसने मुझे कह के मेरा अपमान किया। तो इसके लिए सार्वजनिक दृष्टि क्या हो, क्या चीज सार्वजनिक दृष्टि अर्थात पब्लिक व्यू जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, वो क्या हो? उसका मतलब जो अपील संख्या 986/12 कुसुमलता बनाम राज्य में ये बताया गया कि उस स्थान में रहने वाले निवासी पड़ोस के लोगों जो वह रहते हैं उसके अर्थ को समझना चाहिए कि जो ये जानते हैं कि दोनों की बरादरी क्या है। उन लोगों से अर्थ अर्थात जब घटना उन लोगों की दृष्टि में आए, उन लोगों के कान में सुनाई दे घटना, तब ये समझना चाहिए कि ये जो है पब्लिक व्यू में है। उदाहरण है, ये एग्जाम्पल है, ऐसी इंटरप्रिटेशन ऑफ कोर्ट्स है ये। अगर घर की चार दीवारी में कोई झगड़ा हुआ जिसे किसी दूसरे व्यक्ति ने नहीं सुना, जिसके साथ हुआ उसे तो अपनी बिरादरी पता है और जिसने किया उसने भी बिरादरी पता है, और वो एक दूसरे को ये अपशब्द कह रहे हैं, तो अपमान कब होता है? अपमान तब होता है जब दूसरा सुने। जहां सुनने वाला ही नहीं है दूसरा, तो अपमान क्या हुआ? क्रिमिनल इंटिमिडेशन है, उसने तुझे गाली दी, तूने उसे गाली दी। इस एक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए सबसे बड़ी बात है कि अपमान सार्वजनिक हो, लोगों को पता लगे, लोग फील करें यार ये क्या बात कह दी इसने, कितना गलत है, जातिवादी रूढ़िवादी आदमी है, और उसका अपमान हो दूसरे का, जिसका जो हरिजन है या शेड्यूल कास्ट है उसका अपमान हो, तब बात बनती है गुरुजी, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। ये साइटेशन है, पूरी डिटेल्स तो मेरे पास नहीं है इसके, शायद डी संतोष रेड्डी 2012 वॉल्यूम फर्स्ट ALD क्रिमिनल 996 आंध्र प्रदेश की है। आंध्र प्रदेश का मतलब ज्यादा है, कुछ आंध्र प्रदेश की ज्यादा साइटेशन है, इसका मतलब आंध्र प्रदेश में ज्यादा जातिवाद से संबंधित बातें होंगी। ऐसी और भी है साइटेशन। तो घटना यदि एक इसमें एक उदाहरण देता हूं। एक धोबी अपने कपड़े लेकर मालिक के पास गया, मकान में, उसके किराएदार मकान पे, और मकान में जाने पर उसने, जो मालिक था वो स्वर्ण होगा, मतलब अपर कास्ट होगा, अर्थात वो 80 नहीं था। उसने धोबी ने या धोबन ने अपने पैसे की डिमांड की, भाई मेरे पैसे दो भाई साहब, मेरे पैसे आपको बहुत दिन हो गए, आप दे नहीं रहे हो मेरे पैसे, मुझे पैसों की बहुत आवश्यकता है, मुझे पैसे दो। उसने ये कहते हुए कि तू छोटी जाति की है, तू ये है वो है, इस तरीके कहते हुए उसका अपमान किया। जब तूने इनने मेरा अपमान किया ये कहते हुए कि भाई कि मेरी जाति सूचक शब्द कहे, जाति के बारे में बुरा भला कहा। मामला FIR हुई, दर्ज हुई, कोर्ट में गया, कोर्ट ने विचार किया, कोर्ट ने कहा नहीं। देखिए, यदि कोई बात कमरे में हो गई है तो SC/ST एक्ट अट्रैक्ट नहीं होता। कमरे में लड़ाई झगड़ा हुई है तो लड़ाई झगड़े की धाराएं तो हो सकती हैं, लेकिन SC/ST एक्ट अट्रैक्ट करने के लिए कमरे में यदि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को जाति सूचक शब्द कहे तो कमरे में वाले में ये अट्रैक्ट नहीं होंगे। तो इस दृष्टि से ये संतोष रेड्डी 2012 की साइटेशंस देखी जा सकती है, समझने की कोशिश की जा सकती है कि भाई क्या मामला
कैसे हो सकता? देखिए, मैं आपको जो ये बता रहा हूं, ये एक्ट बताना तो 5 मिनट का काम होता है, एक्ट आदमी पढ़ लेगा। मैं आपको ये जहन में बैठाना चाह रहा हूं कि हम समझें कैसे, कानून की बारीकियां हमारे दिमाग में कैसे है, लीगल पोजीशन है। ये एक्ट कहता है, अभी जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, जब ये सुन लोगे सब बातें तो समझ में आएगा। और बताता हूं, अब अपराध देखिए, एक रेस्टोरेंट था, रेस्टोरेंट वाला क्या करता था, उसने जो हरिजन लोग थे मोहल्ले के या इलाके के, उनके लिए अलग बर्तन रख रखे थे, चाय पानी नाश्ता देने के लिए। और जो स्वर्ण बिरादरी के लोग थे, मतलब जो एससी नहीं थे, मतलब हम ये स्वर्ण में नहीं जाते, हम समाज को बांटने का काम नहीं करते, ना समाज में इस बात को हम विश्वास करते हैं। तो उनको अलग चाय में देता था। उन व्यक्तियों ने जिनों के साथ ये हुआ, उन्होंने इसकी शिकायत की, एफआईआर दर्ज हुई इस बात पे। तो 2011 सीआरएलजे पेज नंबर 2889, 2011 सीआरएलजे पेज नंबर 2889 में ये हेल्ड किया गया कि ये मामला वास्तव में एससी एसटी एक्ट के तहत आता है, क्योंकि इस तरीके का बर्ताव धारा 3 जो है ये इसकी एससी एसटी एक्ट की बहुत बड़ी धारा है। इसमें कम से कम 50 से टोटल बताऊंगा बाद में, अभी 29 और 7 36 बातें अपराध हैं। और इस एक्ट में पूरे में 23 सेक्शन है, इस पूरे एक्ट में 23 सेक्शन है। और इसके अंदर जो है सब सेक्शन फर्स्ट में 3(1) में 29 अपराध हैं और 3(2) में 7 अपराध हैं। अभी हम आपको यह समझाने की कोशिश करें कि अपराध बनेगा कब, अट्रैक्ट कैसे होगा, सेक्शन अट्रैक्ट कैसे हो, इसके ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी समझ में आइए अट्रैक्ट कब होता है। एसटी एसटी एक्ट किताब में तो सब कुछ लिखा है, लेकिन हाउ इट इज एप्लीकेबल कैसे हो, आगे चलते हैं। दो पार्टीज के बीच में सिविल डिस्प्यूट था। सिविल डिस्प्यूट में क्या था, वो एक दूसरे के खिलाफ जातिवाद के आरोप लगाते थे, झगड़ा चल रहा था, कोर्ट ने हेल्ड किया नहीं, इन लोगों के बीच में सिविल, हाँ कोर्ट ने कहा कि भाई नहीं, इस मामले में हमें मेंस रिया भी देखना होगा, इन अपराधों के अंदर हमें मेंस रिया अर्थात मानसिक वृत्ति, किस उद्देश्य से व्यक्ति किसी को गाली दे रहा है, हरिजन कह रहा है, जाति सूचक शब्द कह रहा है, मेंस रिया देखना होगा। दोनों पार्टी के बीच जब मुकदमा हो तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड, संपत्ति से रिलेटेड सिविल सूट हो, तो नेचुरल सी बात है कि एक दूसरे को फंसाने के लिए, रिस्क सेटल करने के लिए मुकदमे होते हैं। तो ऐसे केसेस में मेंस रिया था या नहीं था, ये इंपॉर्टेंट है। 2013 एसीसी सुप्रीम कोर्ट 950 पेज, 2013 एसीसी 950 सुप्रीम कोर्ट। कई बार उतारने में साइटेशन गड़बड़ हो जाती है। हाँ, एक और उदाहरण है, एक आदमी ने एक आदमी को गाली दी, लोगों ने उसे बताया कि जब तू यहां नहीं था तो उसने तुझे जाति सूचक शब्द कह रहा था भाई, और तेरी बिरादरी का नाम ले लेगा, बड़ी बड़ी गंदी गाली दे रहा था। उन लोगों ने बताया उसको, ये अपराध नहीं है। यह अपराध तब होगा जब तुम खुद जिसको और यह हरिजन करके अपमान किया जा रहा है, वो व्यक्ति वहां सामने हो। भाई वो सामने तो है ही नहीं, उसने पीछे गाली दी, लोगों के सामने दी। अब कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, ये कैसे हो भाई, तुम तो वहां हो ही नहीं ना। तो प्रेजेंस ऑफ ए पर्सन जिसकी इंसल्ट हो रही है वो वहां होना चाहिए।
अपराध तब बनेगा जब लोग ये देखें कि कोई व्यक्ति SC ST के मेंबर को बदनाम कर रहा है, अपमानित कर रहा है पब्लिक व्यू में, तब अपराध बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। इसमें जरा सा ये और बता दें कि कॉग्निजेंस क्या है। इस कोर्ट में जो कॉग्निजेंस है स्पेशल जज लेते हैं, स्पेशल जज लेते हैं। 2004 ब्रैकेट 48 पेज 48 होगा, ACC फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट ही कहती है कि स्पेशल कोर्ट इज essentially a court of session. A special court is essentially a court of session. It can take cognizance of offense when the case is committed to it by magistrate as per court. ये क्या कहती है कि एप्लीकेबिलिटी कॉग्निजेंस तभी लेंगे जब लोअर कोर्ट से, सॉरी सबऑर्डिनेट कोर्ट से मुकदमा इनको मार्क किया जाएगा, स्पेशल जज को मार्क किया जाएगा, मतलब सॉरी स्पेशल जज को मार्क किया जाएगा, अर्थात नीचे से चल के आएगा। कुछ इसकी प्रोविजन आपके बताना चाह रहा हूं कि आपके नोटिस में आ जाए। देखिए, इसमें एंटीसिपेटरी बेल नहीं होती, इसमें एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन नहीं है, मना करता है एंटीसिपेटरी। लेकिन एंटीसिपेटरी तब नहीं होती जब FIR से SC ST एक्ट डिस्क्लोज होता है। अगर SC ST एक्ट के कंटेंट्स ही नहीं है FIR में, जो आपने FIR कराई उसमें ये सेक्शन अट्रैक्ट ही नहीं कर रहे। मैं अट्रैक्शन क्यों बता रहा हूं, एप्लीकेबिलिटी क्यों बता रहा हूं इस एक्ट की। 2012 CRLJ 2012 CRLJ 2213 पेज नंबर 2213 कहता है कि एंटीसिपेटरी बेल इसमें नहीं है प्रोविजन। लेकिन जब एंटीसिपेटरी बेल पाई जाए और सुना जाए, सुनने के बाद ये लगे कि इसके अंदर तो कंटेंट्स ही नहीं है, अट्रैक्ट ही नहीं हो रहा SC ST एक्ट, तो एंटीसिपेटरी बेल दी जा सकती है, अदरवाइज नहीं है। ये नहीं कि केवल SC ST एक्ट सेक्शन लगा दिया गया तो ऑफेंस हो गया, नहीं, वैसे बेल नहीं है, बेल नहीं दी जाएगी। लेकिन यदि ऑफेंस डिस्क्लोज नहीं होता है तो बेल दी जा सकती है एंटीसिपेटरी। इसके अंदर ये ध्यान रखें, चलो ये तो मैंने बता दिया बाबू, इसके अंदर प्रोबेशन नहीं होता बॉस, इसके अंदर प्रोबेशन नहीं होता है। तो आप अगर सजा होती है तो प्रोबेशन की आशा ना करें। अभी मैं सिर्फ आपको अब बताना चालू कर रहा हूं। मैं अभी सेक्शन 3 बताऊंगा, एक लेक्चर पूरा बनाऊंगा सेक्शन 3 पे, वो समझना बहुत जरूरी है, तो वो अपराध को। लेकिन एक गाइडलाइन देता हूं, कोई भी व्यक्ति यदि हरिजन को या ST को नीचा समझता है, छोटा समझता है, अयोग्य समझता है, उनसे छुआछूत करता है, उनको भूखा रखता है, उन्हें झूठा खाना देता है, उनके साथ मारपीट करता है, उनका सम्मान नहीं करता, उनका अपमान करता है, तो वो अपराध करता है। इसकी धारा 3 में वो कितने प्रकार के अपराध हैं वो सारे उसमें बताऊंगा मैं। लेकिन मैं इसकी प्रोविजंस बता रहा हूं अभी, पहले प्रोविजंस को जरा सा समझ लें आप, तो कि प्रोविजन आपके जहन में होने चाहिए, फिर इसको लगा लेंगे। अपराध तो आप खुद भी सेक्शन से देख लोगे, लेकिन एप्लीकेबिलिटी जो मैंने ये बारीक बारीक बात आई, अब आपने उसमें देखा एंटीसिपेटरी, देयर इज नो एंटीसिपेटरी बेल, आधा अधूरा क्वेश्चन है। एंटीसिपेटरी बेल इस सेक्शन, इस एक्ट में नहीं होती, लेकिन तब जबकि अपराध बनता हो। जहां अपराधी ना बनता हो, FIR के कंटेंट्स ही डिस्क्लोज ना करते हो, तब हो सकती है। ये बातें बारीकी की हैं, ये समझने की है, इसलिए समझाई जा रही है। अब आप आ जाइए जरा, इसका सेक्शन 4 क्या कहता है, 3 बाद में पढ़ाएंगे अभी आपको। जितने भी पब्लिक सर्वेंट हैं, पुलिस ऑफिशियल्स हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि इस एक्ट का पालन अनिवार्य रूप से करें, सेक्शन 4 कहता है। दूसरी बात क्या कहता, जानबूझकर उपेक्षा ना करें इस एक्ट की,
अगर कोई आदमी दुखी आता है तो उसकी सुनवाई करें। जैसी वो सूचना देता है, सूचना को लिखें, दर्ज करें और एफआईआर की कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट उसको दें शिकायतकर्ता को। जो पीड़ित जो अपने गवाह लाया है उसको गवाहों की गवाही नोट करें। 60 दिन के अंदर चार्जशीट कोर्ट के अंदर दाखिल करें। मुकदमा लिखा गया, एफआईआर लिखी गई सेक्शन 3 के अंदर। सरकारी कर्मचारी, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, पुलिस ऑफिशियल्स जो इसमें तो आजकल देखो, वैसे बता दूं, कम से कम असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, एसीपी, या मेरठ में शायद, या यूपी वगैरह में सीओ, अर्थात पुलिस के ऑफिसर इसमें इन्वेस्टिगेशन करते हैं। छोटा आदमी नहीं कर सकता इसमें। 60 दिन में चार्जशीट दाखिल होनी चाहिए, कोर्ट के अंदर चार्जशीट आ जानी चाहिए 60 दिन में। एक मिनट पानी पी लीजिए। 60 दिन में चार्जशीट दाखिल होनी चाहिए। और कुल मिला के 180 दिन से ज्यादा की देरी नहीं कर सकते आप। और विलंब करोगे तो स्पष्ट करना होगा। लेकिन यदि पब्लिक सर्वेंट इस केस की आज्ञाओं को आज जो सेक्शन 4 में दी गई है पालन नहीं करता है, तो उसके खिलाफ कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकती है। और इसमें सजा का भी प्रावधान है। सजा वगैरह सब साथ में बताएंगे, जब उस चलेंगे तब बताएंगे सजा। तो पब्लिक सर्वेंट की ड्यूटी है, जिम्मेदारी है कि भाई इस एक्ट का पालन करे और पुलिस ऑफिशियल इस केस में इन्वेस्टिगेशन 60 दिन में कंप्लीट करके कोर्ट में दाखिल कर दे। वो 180 दिन से ज्यादा नहीं हो सकता। और डिले ना करा जाए, जल्दी से जल्दी और फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपी दी जाए और इसका पालन कराने की कोशिश की जाए। तो ये पब्लिक सर्वेंट की ड्यूटी है सेक्शन 4 में। नेक्स्ट, एनहांसमेंट ऑफ सेंटेंस फॉर सब्सिक्वेंट ऑफेंस कहता है 5वां, यदि कोई व्यक्ति इस सेक्शन का अपराध करता है, इस एक्ट का अपराध करता है, तो उसको जो सजा मिली है, अगली जो सजा मिलेगी वो कम से कम 1 साल की होगी। 1 साल से मतलब ये नहीं है कि 1 साल से कम की नहीं होगी। और बाकी जो सेक्शन में पनिशमेंट है वो तो दिया ही जाएगा, लेकिन जैसे मान लो कहीं 6 महीने का सजा है तो नहीं 6 महीने की नहीं होगी, तब इसे, मान लो पहले वाले में 6 महीने की हुई थी इसे, या 5 साल की भी हुई थी, लेकिन इसने फिर अपराध कर लिया। अगर दोबारा अपराध करता तो इसको जो सजा दी जाएगी कम से कम 1 साल की होगी। सेक्शन 5 कहता है इसका कि एनहांसमेंट ऑफ सेंटेंस फॉर सब्सिक्वेंट ऑफेंस। अगर पुराना अपराधी जिसे पहले सजा हुई हुई है फिर दोबारा अपराध करता है तो उसको कम से कम 1 साल मिनिमम, और जो सजा उसमें है वो तो दी जाएगी। इसके अंदर आईपीसी वाले उपबंध लागू होंगे। आईपीसी की जो मैंने आपको शेड्यूल दिखाई है इस सेलेक्शन नंबर 8 में, उसमें कुछ अपराध दिए गए हैं, वो अपराध भी लागू होंगे, उपलब्ध लागू होगी। उसके साथ साथ अगर ये काम किए जाते हैं वो उपबंध भी लागू होंगे। मान लो कोई किसी को हरिजन समझ के हत्या करता है, कहीं हरिजन है इस बिरादरी का, ऐसा मारो छुआछूत के नाम पे उसका कत्ल कर देता है, तो आईपीसी के वो भी वाले सेक्शन भी ये वाले सेक्शन एक साथ चल सकेंगे, एक ही जगह मुकदमा हो जाएगा। ऐसा पहली बार हो रहा होगा कि आपको एक्ट में सजा ही नहीं बताई जा रही और एक्ट की बारीकियां बताई जा रही है। कारण है, सजा के चक्कर में हम बारीकियां भूल जाते हैं। इस एक्ट को खाली पढ़ लेने से ही आदमी वकील नहीं बन जाता या मतलब उसका दिमाग नहीं खुलता। जब तक कि आप सुप्रीम कोर्ट की, देखिए इसका इंटरप्रिटेशन कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट।
लॉ का जो इंटरप्रिटेशन की जो पावर है ना, वो सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी पावर है। अब देखो ये बातें निकल के लाई, पब्लिक कौन है, पब्लिक कैसे है, पब्लिक सुने, तब ये एक्ट अट्रैक्ट होगा। वो इसमें तो लिख दिया, हमने मान लिया, पुलिस ने ठाके बंद कर दिए दोनों पार्टी, उस पढ़ दिया कंप्लेंट को, वो चला गया जेल, मामला कुछ और था और कर दिया कुछ और। तो जो इस एक्ट की आत्मा है, उस आत्मा को हमें सुप्रीम कोर्ट एक्सप्लेन करती है। आगे चलें। सेक्शन 7, अपराध करने में जो मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी यूज की जाएगी, वो जज साहब, स्पेशल जज साहब उसको फोरफिट कर सकते हैं तथा उसको कुरक करके बिकवा के जुर्माने की अदाई भी कर सकते हैं यदि जुर्माना नहीं दे पा रहा हो। प्रॉपर्टी फॉरफिट हो सकती है, मोबाइल हो इमोबाइल हो, जो अपराध में यूज होती है, तथा उस प्रॉपर्टी को बेच के, कुड़क करके बेच के उसे बेचकर फाइन भी दिलवाया जा सकता है। ये सेक्शन 7 कहता है इसका। सेक्शन 8, प्रिजम्पशन ऑफ ऑफेंस। अब ये जो प्रिजम्पशन क्या है, यदि कोई व्यक्ति अपराध कराने के लिए किसी को वित्तीय सहायता देता है और ये बात साबित हो जाती है, तो ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि इसने वित्तीय सहायता देकर अपराध किया है, जब तक कि वो कंट्रेरी साबित ना कर दे, अर्थात उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाएगा। यदि मामला किसी हरिजन की जमीन पर कब्जे से संबंधित है, तो यह प्रिज्यूम किया जाएगा कि उस जमीन पर जब कब्जा किया गया, कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट को प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया। सेक्शन 8 प्रिजम्पशन को बताता है, तो यह कहता है कि यह प्रिज्यूम किया जाएगा कि इंटेंशन, कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट से प्रेरित है मामला, अपराध करने की इच्छा शक्ति थी, इंटेंशन थी, तभी उसकी संपत्ति में कब्जा किया गया। अभियुक्त को पीड़ित की जाति का ज्ञान था, अभियुक्त को पीड़ित की जाति का ज्ञान था, यदि साबित हो जाता है, अभियुक्त को पीड़ित की जाति का तो सिद्ध किया जाता है, साबित हो जाता है, तो यह प्रिज्यूम किया जाएगा कि हां इसने जानबूझकर अपमान करने के उद्देश्य से मामला किया है। तो यह सिद्ध करने का भार कि मुझे पता ही नहीं था इसकी बिरादरी सर ये है, ये मुलजिम के ऊपर होगा, वो सिद्ध करेगा कि भाई मुझे बिरादरी इसकी पता ही नहीं थी, मैं इसकी बेइज्जती कैसे कर देता, क्या है। तो ये उसका बर्डन ऑफ, अर्थात कोर्ट कैन प्रिज्यूम। सेक्शन 10, छोटे छोटे से एक एक लाइन के, जो व्यक्ति ऐसे अपराध करता है, आदतन है और परेशान करता है, सोसाइटी में झगड़ा फसाद शोर मचाता है, सेक्शन 10 के तहत उसको उस सोसाइटी से रिमूव किया जा सकता है। मान लो जहां हरिजन रहते हैं वहां पे झगड़ा कर रहा है, कोई SC/ST का क्षेत्र है वहां पे अपनी दबंगाई दिखा रहा है और वो अपराध कर रहा है जो 3 से लेकर 8 तक दिया, जैसे अभी बताइए मैंने आपसे, 3 से लेकर धारा 3 से लेकर इस एक्ट की 3 से लेकर 8 तक के अपराध करता है, तो उसको 3 साल के लिए निकाला जा सकता है, लेकिन स्पेशल कोर्ट द्वारा, लेकिन ऐसा ऑर्डर करने पर उसको वो कॉपी भेजी जाएगी ऑर्डर की, वो यदि सफाई देना चाहे तो उसे सफाई देने का मौका दिया जाएगा, 30 दिन के अंदर आए और 30 दिन में सफाई दे। यदि कोई व्यक्ति बहुत बदमाश है और उस इलाके में रहता है, SC/ST के क्षेत्र में रहता है और परेशान करता है लोगों को बहुत ज्यादा,
तो उसको सोसाइटी से, उस समाज से, उस इलाके से निकालने का ऑर्डर भी दिया जा सकता है 3 साल के लिए। लेकिन उस व्यक्ति को ऑर्डर भेजा जाएगा, उसके बाद उसे 30 दिन का मौका दिया जाएगा, तू एक्सप्लेन कर। यदि वो सिद्ध कर देता है या गारंटी दे देता है सर ऐसा मामला नहीं है, मैं श्योरिटी दे रहा हूं, ये जमानत वगैरह बॉन्ड देता है, तो उसके ऊपर इसको मॉडिफाई भी किया जा सकता है इस ऑर्डर को, नहीं तो निकाल दिया जाएगा ऐसे व्यक्ति को। लेकिन सेक्शन 11, यदि ऐसा व्यक्ति नहीं मानता है और वहीं रहता है तो उसे पुलिस बल के द्वारा निकाला जाएगा और उसके ऊपर मुकदमा चला के साल भर तक की सजा भी दी जा सकती है। सजा की बात तो बाद में बताएंगे, हटने के पश्चात वापस आ जाता। अच्छा, मान लो सपोज करो हट जाता है और फिर आ जाता है, दो स्थिति है, एक तो नहीं हटता तो पुलिस से हटवाया जाएगा, मान लो हट जाता फिर आ जाता तो फिर पुलिस से हटवाया जाएगा और उससे सिक्योरिटी बॉन्ड वगैरह लिए जा सकते हैं उसी ऑर्डर पे। अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती तो उसे ऑर्डर को रिवोक भी कर सकती है, वापस ले सकती है। सेक्शन 12 इसका क्या कहता है? ये तो 11 था, सेक्शन 12 इसका क्या कहता है? सेक्शन 12 कहता है इस धारा के आदेश वाले व्यक्ति को यह भी आदेश दिया जाएगा कि तू अपने फोटो वगैरह करा, तो उसके फोटो वगैरह नाम पता लेके रखे जाएंगे, उसका रिकॉर्ड बनाया जाएगा। कहने का मतलब सेक्शन 12 कहती है जिस व्यक्ति को धारा 10 में यह कहा गया कि इस इलाके से निकालो, क्षेत्र से निकाल दो, बदतमीज है ये, बहुत छुआछूत में विश्वास करता है, हरिजनों को, अनुसूचित जनजाति के लोगों को परेशान करता है, अपराधी प्रवृत्ति का है, तो ऐसे व्यक्ति को उसके फोटो वगैरह खिंचवा के रखे जाएंगे। नहीं देता तो जबरदस्ती खिंचवाए जाएंगे, बल प्रयोग किया जाएगा। हाँ, यदि सेक्शन 13 ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति जिसको सेक्शन ऑर्डर धारा 10 के अंदर ये कहा गया कि तू इलाका छोड़ दे, वो अगर वहां से नहीं जाता है, अगर इलाका छोड़कर नहीं जाता है तो उसको 1 साल तक की सजा हो सकती है, का मुकदमा चल सकता है, अर्थात छोड़ना पड़ेगा इलाका। अपील, शायद मैं कहीं बता गया, एक गलती हो गई है गुरुजी, मैंने जो पहले बताया आपको चार्जशीट 60 दिन में आनी चाहिए, 60 दिन का मतलब 60 दिन, चार्जशीट 60 ही दिन में आएगी। डिले कंडोनेशन अगर कोई होगा तो विलंब को स्पष्ट करना होगा, वो जज साहब के ऊपर होगा, वो कितना डिले माफ कर देते हैं, लेकिन चार्जशीट 60 दिन में आएगी, 180 दिन नहीं। मेरे से कंफ्यूजन हुआ थोड़ा। इस केस में अपील जो है इंटरलोकेटरी ऑर्डर की नहीं होगी, फाइनल ऑर्डर की अपील हाई कोर्ट हो सकती है, और बेल मैटर जो यहां से खारिज होंगे तो वह हाई कोर्ट जाएंगे। ऑर्डर की अपील 90 दिन में या मैक्सिमम 180 दिन में हो सकती है। ऑर्डर की अपील 90 दिन में या 180 दिन में हो सकती है, जो भी ऑर्डर ये स्पेशल जज साहब करेंगे। लेकिन अपील का डिस्पोजल 3 माह में करेगी हाई कोर्ट को करना, ऑनरेबल हाई कोर्ट को 3 महीने में इसको डिसाइड करना होगा। सेक्शन 15 इसका कहता है स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर इसमें अपॉइंट होगा, और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का अनुभव कम से कम 7 साल का होना चाहिए। अब सेक्शन 11 है, ये विक्टिम्स के राइट को बताता है। राइट्स को मैं शॉर्ट में बताता हूं आपको, टाइम हो रहा है। एक तो जिसको ये मारपीट की जाती है, धमकी जाती है, उसे संरक्षण प्राप्त किया जाएगा, सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएगी पुलिस, सुरक्षा की व्यवस्था करेगी, उसकी निष्पक्ष जांच कराई जाएगी, बेल एप्लीकेशन वगैरह की कोई सुनवाई होगी तो उसको सूचित किया जाएगा। अगर पीड़ित कोई रिटन बहस अपनी दाखिल करना चाहता है तो कोर्ट में रिटन बहस दाखिल कर देगा। यदि उसको जज साहब के पास तक आना है या कहीं आना है तो उसको आने जाने का ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाएगा। पुलिस के पास भी आता है तो उसके लिए भी ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाएगा यदि उसकी एफआईआर दर्ज होती है। अगर उसको ज्यादा ही खतरा है तो उसको सोशल इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन का, पुनर्वास का भी व्यवस्था की जाएगी।
इनके नाम पते, साक्षियों के नाम पते जो है गुप्त रखे जाएंगे, डिस्क्लोजर नहीं किए जाएंगे। नाम छुपाने का निर्देश कोर्ट भी दे सकती है। अगर कोई प्रार्थना पत्र देता है न्यायालय के अंदर कि जी मेरी सुरक्षा खतरे में है, तो उसके ऊपर तुरंत ऑर्डर करना होगा। वीडियोग्राफी कराई जा सकती है। ऐसे इस केस में जो बयान वगैरह दे रहा है कोई आदमी, मतलब पुलिस को बयान दे रहा है, तो उसकी वीडियोग्राफी भी हो सकती है। वकील की सहायता भी दी जा सकती है, एनजीओ की सहायता भी ली जा सकती है। ये इस तरीके के इनके राइट्स हैं, 20-25 राइट हैं, लीगल राइट्स हैं ये, और उनको रिहेबिलिटेशन वगैरह ये सारे के सारे राइट हैं। और जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि इनको इनके राइट्स के बारे में बताएं हरिजनों को कि भाई ये तुम्हें फैसिलिटी मिल सकती है कि अगर आपके साथ ऐसा क्राइम हुआ है तो। ये सारी बातें जो सेक्शन 15 कहता है उसको पालन करना चाहिए पुलिस को भी। अब सेक्शन 18 कहता है इसके अंदर नो एंटीसिपेटरी बेल, वो मैंने पहले ही बता दिया। नो प्रोबेशन, कोई प्रोबेशन नहीं होगा। और ये मैंने पढ़ना बता दिया आपको कैसे पढ़ा जाएगा। तो अब जो अगला लेक्चर होगा अर्थात 110 होगा। हम 110 लेक्चर में आपसे अब जो बात करेंगे वो सेक्शन 3 की करेंगे, जो इस एक्ट की जान है, जो इस एक्ट की जान है, इस एक्ट की जान है वो। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद। समझाने की कोशिश तो बहुत की जा रही है सर। देखिए, मैं ये तो नहीं कहता ज्ञानी हूं, लेकिन ट्राई है, एफर्ट्स हैं मेरे। ओके, नमस्कार, जय हिंद।